स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है ये टॉपिक है विजुअलाइजेशन के लिए, कॉलिजन का विजुअलाइजेशन। जब भी दो बॉडी कोलाइड करता है तो उसका मोमेंटम चेंज होता है, आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगाता है। फोर्स कैसे वेरी करता है, उसका मोमेंटम कैसे वेरी करता है, एनर्जी कैसे एक्सचेंज होता है, उसी को एक्सप्लेन करने के लिए किया गया एक मॉडल। अगर आप इसको विजुअलाइज कर लीजिएगा तो कोलिजन में आपको दिक्कत नहीं आएगा। इसको ध्यान से देखिएगा, इसमें एनर्जी एंड मोमेंटम कंजर्वेशन भी सिखाया गया है एंड एनर्जी कैसे कैसे लॉस होता है, एक फॉर्म दूसरे फॉर्म से ट्रांसफॉर्म होता है, उसका विजुअलाइजेशन है। इस वीडियो को क्लास तक देखिएगा, एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल खुद ट्राई कीजिएगा, वीडियो को रोक रोक कर करने के लिए आपको फील आएगा इस चीज का। एक बार समझ लीजिएगा तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगा आगे फिजिक्स में। ओके, हम एक वीडियो भेजे थे, देखा घर पे लिंक? देखा नहीं देखा? प्रणय देख लिया? स्वास्तिक देखा है? देखो वो जो कल वीडियो में पढ़ाया है ना, वही सेम टू सेम आज पढ़ाऊंगा, सेम टू सेम, कोई चेंज नहीं रहेगा। इसलिए मैं कहा था कि उसको एक बार देख करके आना लेक्चर, तो ये बना लीजिए आप भी। देखो केस क्या सो, देखो हमारे पास बॉडी है, ठीक बच्चा, ये हमारा M1 है, M2 है, M1 है, M2 है, M1 M2 M1 M2 M1 M2, ठीक है। हमारे पास क्या है, एक स्प्रिंग मास सिस्टम है, ठीक बच्चा। स्प्रिंग मास सिस्टम है इस तरह से, स्प्रिंग है जो कि आगे वाले से अटैच्ड है, ठीक है। एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट K है, स्प्रिंग कांस्टेंट K है जो कि आगे वाला बॉडी से अटैच है M2 से, ठीक है। M1 अभी जस्ट इस M1 का जो पोजीशन है ना, पिछला वाला पोर्शन, ये जस्ट इसके टच में आया है, जस्ट इसके टच में आया है। जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग का जो पीछे वाला पोर्शन है उससे जस्ट टच में आया है, ठीक है। क्लियर है? तो अब देखो होगा क्या। मान लो इसका वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारा, है U1 है, इसका वेलोसिटी क्या है, U2 है, ओके। पीछे वाला पोर्शन जस्ट टच में आया है। पीछे वाला का जो वेलोसिटी है U1 हमें गिवन है, क्या है, U1 इज ग्रेटर देन U2। U1 क्या है, U2 से बड़ा, ठीक है, ठीक है बच्चा। U1 U2 से बड़ा है। अब देखो क्या होगा, स्प्रिंग पीछे वाला के टच में है, मींस पीछे वाला क्या होगा, स्प्रिंग का टच में आ गया। तो जब दो बॉडी टच में आता है, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, पहले एक चीज समझना बड़ा जरूरी है, एक चीज समझना बड़ा जरूरी है। जैसे ये बच्चा है ना, ये बच्चा है, उधर कर लो मामा, ठीक है, ये बच्चा है, ये है। अब हमारा हाथ इसके टच में आया टच में, ठीक है। अब मेरे ये बॉडी, मान लो ये स्प्रिंग होता तो इस बॉडी का कुछ ही हो सकता है वेलोसिटी, बट जो स्प्रिंग के ये एंड है, हाथ का जो ये एंड है, इस बॉडी का एंड है, दोनों का वेलोसिटी क्या होगा, बराबर होगा। जो इस बॉडी का वेलोसिटी है वही इसका टच वाला वेलोसिटी के बराबर होगा ना, है ना। तो इस बॉडी का वेलोसिटी अलग होगा, स्प्रिंग के इस एंड का वेलोसिटी वही होगा जो इस बॉडी का वेलोसिटी है, और स्प्रिंग के इस एंड का वेलोसिटी वही होगा जो इस बॉडी का वेलोसिटी है ना, यही होगा ना। मानते हो इस बात को? क्लियर है? चल बैठ। सो जो स्प्रिंग का वेलोसिटी है, इस पॉइंट का, स्प्रिंग के इस एंड का वेलोसिटी है, ए एंड का है, वही होगा जो M1 का है, और स्प्रिंग के इस एंड का वेलोसिटी वही होगा जो M2 का है। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है ना? डन। अभी जो स्प्रिंग है नेचुरल लेंथ पे, इस टाइम पे स्प्रिंग क्या है, नेचुरल लेंथ पे। अब चूंकि U1 इज ग्रेटर देन U2, सपोज कर लो UT हमारे U2 है 20 मीटर पर सेकेंड और U1 हमारे पास है 30 मीटर पर सेकेंड, तो क्या होगा, यह इसको अप्रोच करेगा तो स्प्रिंग क्या होगा, स्प्रिंग कंप्रेस्ड होगा ना। स्प्रिंग को क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। क्यों स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, क्यों कंप्रेस करेगा, क्योंकि जो पीछे वाला का वेलोसिटी है, पीछे वाला का वेलोसिटी क्या है, ज्यादा है आगे वाला का वेलोसिटी, तो क्या होगा यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगा, है ना, अप्रोच होगा, पीछे वाला आगे वाले को अप्रोच करेगा। यानी कि स्प्रिंग के दोनों एंड का जो वेलोसिटी है चूंकि डिफरेंट है, पीछे वाला वेलोसिटी ज्यादा है, आगे वाला एंड का वेलोसिटी कम है, तो क्या करेगा, स्प्रिंग कंप्रेस होगा, है ना। ये है T इक्वल जस्ट 0 प्लस पे, T इक्वल जस्ट 0 प्लस पे, मींस जस्ट अब टच में आया है, टच में जस्ट आने के बाद अब स्प्रिंग कंप्रेस होना शुरू होगा। हमने कहा चल भैया स्प्रिंग यहाँ पे कंप्रेस हो गया, ठीक है, यहाँ पे स्प्रिंग है, यहाँ पे स्प्रिंग क्या हो गया, स्प्रिंग हमारा कंप्रेस्ड हो गया। तो हमने कहा चलो भाई स्प्रिंग में कंप्रेशन हमने ले लिया डेल्टा एक्स, जो कि डेल्टा एक्स होगा इज फंक्शन ऑफ टाइम होगा, है ना, टाइम का फंक्शन होगा। अब समझना इस चीज को। अब इसका जो वेलोसिटी होगा क्या होगा, इसका वेलोसिटी हो गया हमारे पास, ये हो गया U1 हो गया एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। इस वेलोसिटी क्या होगा, U2 हो गया एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, है ना, होगा। अब देखो क्या होगा, बताओ क्या होगा। स्प्रिंग कंप्रेस्ड है, जब कंप्रेस्ड है तो स्प्रिंग फोर्स किधर लगाएगा, इस पे, इधर फोर्स लगाएगा स्प्रिंग, इधर लगाएगा, इस पे स्प्रिंग फोर्स किधर फोर्स लगाएगा, इधर लगाएगा, स्प्रिंग फोर्स लगेगा, है ना, ठीक है। तो इस पे स्प्रिंग फोर्स इधर, इस पे फोर्स इधर, एक्सेलरेशन किधर होता है, फोर्स के डायरेक्शन में। स्प्रिंग दोनों को पुश करेगा, करेगा ना, कि नहीं करेगा। स्प्रिंग दोनों को पुश करेगा तो इसमें एक्सेलरेशन क्या होगा, इधर होगा एक्सेलरेशन, ऐसे रिटार्डेशन होगा। इसमें क्या होगा, इधर एक्सेलरेशन इधर होगा, आगे की तरफ होगा। यानी कि क्या है, U2 हमारा क्या है, इंक्रीजिंग है, U1 क्या हमारे पास है, डिक्रीजिंग है ना। U2 क्या हमारा है, इंक्रीजिंग है, U1 क्या है, डिक्रीज करेगा ना, है ना। मान लो हमारे पास इसका कितना कहा हमने, 20 ये 30 मीटर पर सेकेंड, इसका कहा 20 मीटर पर सेकेंड, है ना। अभी इसका वेलोसिटी घट रहा है, इसका वेलोसिटी बढ़ रहा है,
इसका घट रहा है, इसका वेलोसिटी बढ़ रहा है। क्लियर है? एक का डिक्रीजिंग है, दूसरे के क्या है, इंक्रीजिंग है। एक वक्त आएगा इसका बढ़ करके और इसका घट के क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा, बराबर हो जाएगा। एक वक्त आएगा जब दोनों वेलोसिटी का आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। एक का डिक्रीजिंग है, एक का इंक्रीजिंग है। आगे वाला वेलोसिटी क्या है, इंक्रीजिंग है, पीछे वाला वेलोसिटी क्या है, डिक्रीजिंग है। इसका घट रहा है, इसका बढ़ रहा है। अब क्या हो गया, अब मान ले वेलोसिटी क्या हो गया, दोनों का वेलोसिटी यहाँ पे बराबर हो गया, दोनों वेलोसिटी बराबर हो गया, है ना बच्चा, बराबर हो गया। हमने यहाँ पे कहा इसको अब हम कहेंगे डेल्टा एक्स मैक्स बोलेंगे। डेल्टा एक्स मैक्स मींस मैक्सिमम डिफॉर्मेशन इन द स्प्रिंग होगा, क्यों, अब इस पॉइंट पे अभी भी तो इसका वेलोसिटी डिक्रीजिंग है, अभी भी इसका वेलोसिटी डिक्रीजिंग, इसका वेलोसिटी इंक्रीजिंग है ना। अभी भी क्या होगा बच्चा, अभी भी फोर्स तो इस पे है, किधर लगेगा, इधर लगेगा फोर्स। इससे फोर्स किधर लगेगा, आगे की तरफ फोर्स लगेगा, क्योंकि अभी कंप्रेस्ड है स्प्रिंग, बट इस डिफॉर्मेशन होगा ये अभी मैक्सिमम हो जाएगा। वेलोसिटी हमने क्या कहा, दोनों को बराबर हो गया। इसका वेलोसिटी अगर हमने कहा v, तीसरा वेलोसिटी हमने कह दिया v हो गया, दोनों का वेलोसिटी क्या हो गया, सेम हो गया। वेलोसिटी दोनों वेलोसिटी क्या हो गया, सेम हो गया। अब जब वेलोसिटी सेम हो गया तो डिफॉर्मेशन मैक्सिमम हुआ। क्यों, ये समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि इसका वेलोसिटी घट के, मान लो हमने कहा इसका 30 था, इसका 20 था, अब 20 का वेलोसिटी मान लो हमने कहा कि हो सकता है 24 हो गया होगा, हो सकता है वेलोसिटी कॉमन वेलोसिटी 24, इसका घट के हो गया 24, इसका बढ़ के 24 हो गया, ठीक है, ऐसा हुआ। उसके बाद फोर्स आगे की तरफ है, अब वेलोसिटी क्या होगा, अब इसका वेलोसिटी अभी भी आगे की तरफ होगा, इसका वेलोसिटी अभी भी इंक्रीजिंग है, इसका वेलोसिटी क्या होगा, अब डिक्रीजिंग है ना। इसका 24 से 24.1 हो जाएगा, इसका 24 से क्या होगा 23.9 हो जाएगा, इसका घटना शुरू हुआ, इसका बढ़ना शुरू हुआ। अब आगे वाला वेलोसिटी अगर ज्यादा हो गया और पीछे वेलोसिटी कम हो गया तो क्या होगा, सेपरेशन स्टार्ट होगा। क्या होगा, सेपरेशन स्टार्ट होगा। उसके पहले तक क्या था, आगे वाला का ज्यादा था और पीछे वाला क्या था, कम था, है ना। फिर इसका बढ़ के इसका घट के बराबर हुआ, फिर भी आगे वाला अभी भी एक्सीलरेटेड मोशन में है, पीछे वाला भी डिसेलरेशन में है, रिटार्डेशन में है ना। एक वक्त आया जब दोनों वेलोसिटी बराबर हो गया, जब बराबर हो गया फिर भी आगे वाला इंक्रीजिंग है, पीछे वाला वेलोसिटी डिक्रीजिंग है। अब क्या हो गया, अब सेपरेशन स्टार्ट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया अब इससे ज्यादा कंप्रेशन नहीं हो सकता, इससे ज्यादा कंप्रेशन नहीं हो सकता। मानते हो इस बात को, यानी कि एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम डिफॉर्मेशन इन द स्प्रिंग, at the time of maximum compression both the body will move with same velocity। मानते हो इस बात को। so at the time of maximum deformation maximum compression in the spring क्या होगा, दोनों बॉडी सेम वेलोसिटी से मूव करेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात आ गया, है ना। so ये क्या है, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन का टाइम है, एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम डिफॉर्मेशन बोथ द बॉडी विल मूव्स विथ सेम वेलोसिटी। अब इसको थोड़ा सा मार्क करने के लिए क्या करते हैं, कलरफुल बना देते हैं। हमने कहा चल भाई रेड कलर से कर देते हैं इसको, सो दैट ये चीज आपको ध्यान में रहे कि वेलोसिटी क्या हो गया, बराबर बराबर हो गया, है ना बच्चा। अभी फोर्स इस पे आगे की तरफ, इसे फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है, अभी भी इसमें रिटार्डेशन है, अभी भी इसमें एक्सेलरेशन है ना। उसमें आगे की तरफ एक्सेलरेशन होगा, पीछे वाला में पीछे की तरफ रिटार्डेशन होगा, ठीक है। अब क्या हो गया, अब वेलोसिटी आगे वाला बढ़ना शुरू हो गया, है ना, पीछे वाला घटना शुरू हुआ, मींस स्प्रिंग मींस अभी सेपरेशन स्टार्ट हो गया, स्टार्ट हुआ ना, है ना। अभी भी बीच में इंटरमीडिएट टाइम पे किसी टाइम पे अभी सेपरेशन, अभी स्प्रिंग कंप्रेस्ड है, कुछ कंप्रेशन बचा हुआ है, तो किसी इंस्टेंट पे हमने कहा चलो भाई अभी स्प्रिंग हमारे पास है, ये है ना, स्प्रिंग अभी कुछ गेन किया है इसमें, अब हमारे पास है जो डेल्टा एक्स डैश बचा हुआ है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है बच्चा। इस वेलोसिटी हमने कहा v1 बचा हुआ है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, इस वेलोसिटी हमारे पास बचा हुआ v2 एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। क्या है वेलोसिटी, v2 एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, है ना। इससे फोर्स किधर लगेगा, इससे फोर्स इधर लगेगा, फोर्स इससे फोर्स इधर की तरफ लगेगा, फोर्स लगेगा। एक्सेलरेशन अभी भी इसमें है आगे की तरफ, रिटार्डेशन में, अभी भी ये बॉडी रिटार्डेशन में है, ठीक है। अभी क्या हुआ, स्प्रिंग अभी अपने नेचुरल लेंथ को गेन नहीं किया, है ना। धीरे धीरे इसका वेलोसिटी बढ़ के, इसका वेलोसिटी घट के क्या हुआ, स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ को अब गेन कर लिया, स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ को क्या होगा, गेन कर लिया, है ना। तो स्प्रिंग नेचुरल को गेन कर लिया था, हमने कहा चलो अब स्प्रिंग अलग हो गया इससे, हमने कहा अलग हो गया, ये के है स्प्रिंग कांस्टेंट, इसका वेलोसिटी क्या बचा, इस लाइन से ले चलो, हमने कहा इस वेलोसिटी हो गया v1, इस वेलोसिटी क्या बच गया v2, ओके। अब स्प्रिंग नेचुरल पे हो गया, डिफॉर्मेशन क्या होगा, जीरो, स्प्रिंग के अंदर डिफॉर्मेशन क्या हो गया, जीरो, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, सारे बच्चे का क्लियर है, ऑनलाइन क्लियर है सारे बच्चे का, ये चीज प्रोसेस समझ में आया, इतना आया, स्वास्तिक समझ में आया, मान्या गुप्ता, मान्या, स्वास्तिक, दिव्यासा आ गया, आयुष कुमार, चलो ये अभी प्रोसेस हमारे तो यहाँ तक समझ में आया। अब एक चीज देखते हैं, पहले समझो रे बच्चा, नोट करने के लिए पूरा टाइम दूंगा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहले समझो इस बात को कि
पॉइंट में अभी क्या है, मैक्सिमम कंप्रेशन के पहले क्या था, यहाँ कंप्रेशन स्टार्ट हुआ था, पीछे वेलोसिटी ज्यादा था, है ना, हम क्या लिखेंगे, u1 ग्रेटर देन u2, यहाँ पे क्या होगा, u1 इज ए फंक्शन ऑफ टाइम ग्रेटर देन u2 इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे v1 इक्वल टू v, है ना, v2 सॉरी v कर देते हैं दोनों का, है ना, दोनों का वेलोसिटी v करते हैं, दोनों का v है, वेलोसिटी आपस में बराबर हो गया। अब क्या होगा यहाँ पे, v1 इज ए v1, है ना, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लेस देन क्या हो गया, v2 एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, यहाँ पे क्या होगा, अब सेपरेट हो गया, अब यहाँ सेपरेट हो गया, आगे वाला वेलोसिटी क्या होगा, बड़ा होगा, यहाँ v1 क्या होगा, यहाँ पे लेस देन v2 हो गया, यहाँ तो हो गया, क्लियर है, कोई डाउट है यहाँ पे, नो डाउट। फोर्स तो हमारे पास लग ही रहा है ना, इस पे ये फोर्स लग रहा है, इस पे देखो, इस डायरेक्शन फोर्स लग रहा है, एफ के एक्स, है ना, के एक्स डैश फोर्स लगेगा, के एक्स डैश से जो फंक्शन ऑफ टाइम का फोर्स लगेगा, इस पे आगे तरफ फोर्स लगेगा, ठीक है, यहाँ तो वेलोसिटी बराबर हो गया ना बच्चा, जब यहाँ पे वेलोसिटी बराबर हो गया, अभी बॉडी रिटार्डेशन में चूंकि एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है, इसमें एक्सेलरेशन आगे की तरफ है, चूंकि कंप्रेस अभी स्प्रिंग कंप्रेस पुश कर रहा है, दोनों को पुश कर रहा है, इसको भी कर रहा रुक भैया, वेलोसिटी घटाओ, इसको भी करा जाए, वेलोसिटी बढ़ाओ, आगे बढ़। अभी मान लो हमने कहा इसका वेलोसिटी हमने कहा दिया 30, इसका कहा 20, अब किसी इंस्टेंट पे हो सकता है इसका हो गया होगा 27, इसका हो गया होगा 21, 21.5 हुआ होगा, इसका इंक्रीजिंग है, इसका डिक्रीजिंग है, अभी इसका वेलोसिटी ज्यादा है, ठीक है, इंटरमीडिएट टाइम पे स्टडी कर रहे हैं अभी, ओके, इंटरमीडिएट टाइम पे स्टडी कर रहे हैं, अब एक वक्त हो गया, दोनों वेलोसिटी क्या हो गया, पीछे वाला का घट के आगे वाला का बढ़ के क्या हुआ, बराबर हुआ, यहाँ पे बराबर हुआ, इसके पहले क्या था, स्टडी हम कर रहे हैं, हम तो स्टडी कर रहे हैं, इंटरमीडिएट टाइम पे स्टडी कर रहे हैं, उसके बाद फिर यहाँ के बाद क्या हुआ, इसका वेलोसिटी इसका बड़ा हो गया, इसका छोटा हो रहा है ना, होते होते फिर इसका वेलोसिटी बड़ा है ना, छोटा, स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ को गेन कर लिया, स्प्रिंग पुश कर दिया, क्लियर है बच्चा, किसी को डाउट नहीं, यहाँ तक समझ में आ गया। अब कुछ छोटी छोटी बातें करते हैं, पहले हम अगर सिस्टम को डिफाइन करते हैं, सपोज कर लो जो हमारा सिस्टम है, हमारा जो सिस्टम है उसको हमने क्या लिया है, उसको हमने ले लिया है M1 M2 M2 एंड स्प्रिंग, ये तीनों अगर हमारा सिस्टम है, हमने क्या लिया है M1 M2, इधर देख, M1 M2 और स्प्रिंग क्या हमारा है, सिस्टम है, तो स्प्रिंग तो इंटरनल फोर्स लगाएगा, जितना फोर्स इस पे लगा रहा उतना ही फोर्स इस पे लगाएगा, इंटरनल फोर्स क्या करता है, क्या है, दिस इज माई सिस्टम, है ना, M1 M2 स्प्रिंग हमारा सिस्टम है, तो स्प्रिंग इस पे क्या करे, इंटरनल फोर्स करे लगाएगा, क्या इंटरनल फोर्स सेंटर ऑफ मास के मोमेंटम को चेंज करता है, क्या इंटरनल फोर्स सेंटर ऑफ मास में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, नहीं, सेंटर ऑफ मास में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं करता, यानी कि सिस्टम का मोमेंटम क्या रहेगा, हमारा कांस्टेंट रहेगा, ओके, सो मोमेंटम सिस्टम क्या रहेगा, कांस्टेंट, सिस्टम का मोमेंटम क्या हो गया, सम ऑफ मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल प्लस मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल, यही रहेगा कांस्टेंट, है ना, तो इसका क्या होगा, मोमेंटम हमारा कांस्टेंट रहेगा, हम लिख सकते हैं यहाँ पे यहाँ पे चूंकि स्प्रिंग हमारा M1 M2 स्प्रिंग हमारा सिस्टम हमारा है, और स्प्रिंग यहाँ पे इंटरनल फोर्स दोनों बॉडी पे लगाएगा, इंटरनल फोर्स क्या करता है, मोमेंटम को चेंज नहीं करता, इंटरनल फोर्स मोमेंटम को चेंज नहीं करता, जब इंटरनल फोर्स मोमेंटम को चेंज नहीं करता तो मोमेंटम क्या रहेगा, हमारा कंजर्व, यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व रहेगा, यहाँ पे मोमेंटम सेम 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 रहेगा, ठीक है, एक दूसरे में मोमेंटम ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है, बट मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, क्या लिखेंगे यहाँ पे, M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे M1 U1 एज ए फंक्शन ऑफ टाइम प्लस M2 U2 एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, है ना, इज इक्वल टू M1 V प्लस M2 इंटू V, विच इज इक्वल टू V कॉमन ले ले, M1 प्लस M2 इंटू V, यही होगा ना, so this is equal to same होगा हमारे पास M1 V1 as a function of time plus M2 V2 as a function of time, this is equal to M1 V1 plus M2 into V2, ये होगा, है ना, हम क्या लिखेंगे, there is no external force on the system, so momentum of the system remains constant, है ना, just before collision, जब before start, है ना, जब टच में नहीं आया था, रे इधर देख, जब टच में नहीं आया था तभी आयुष लॉर्डवाल है, आयुष आज गायब हो गया, है ना, तो ये जब हमारा स्टार्ट हुआ था, जस्ट टच में आया था, तभी मोमेंटम हमारा कंजर्व रहेगा, ड्यूरिंग जब हमारे पास कंप्रेशन हो रहा है स्प्रिंग में, डिफॉर्मेशन हो रहा है, तब भी हमारा मोमेंटम कंजर्व रहेगा, अभी भी मोमेंटम कंजर्व है, जब मैक्सिमम टाइम एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम डिफॉर्मेशन अभी भी मोमेंटम कंजर्व है, इस टाइम पे जब शेप रीगेन करना शुरू किया स्प्रिंग तभी मोमेंटम कंजर्व है, रीगेन के बाद जब कंप्लीटली रीगेन कर लिया, जब इंटरमीडिएट टाइम था रीगेन करने का, तब भी मोमेंटम कंजर्व है, और फाइनली मोमेंटम कंजर्व है, यानी कि हमारा सिस्टम का मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है तब तक मोमेंटम सिस्टम का क्या रहेगा, हमारा कंजर्व रहेगा, ओके है, कोई डाउट किसी बच्चे को,
इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, क्योंकि सिस्टम को एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। यहां तक क्लियर है? क्लियर यहां तक? पक्का? नाउ अब एक देखिए, आपको हम वर्क ऑफ एनर्जी पढ़ाया था ना, है ना? हमने वर्क ऑफ एनर्जी में हमने क्या पढ़ाया था? हमने कहा था वर्क डन बाय एक्सटर्नल क्या करता है? वर्क डन एक्सटर्नल क्या करता है? इट चेंजेस द टोटल मैकेनिकल एनर्जी। याद है? याद है? याद है? नहीं याद है? हमने कहा था वर्क डन बाय एक्सटर्नल क्या करता है? इट चेंजेस द टोटल मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी फाइनल, है ना, माइनस टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल, है ना? सो दिस इज टोटल मैकेनिकल का मतलब होता है इनिशियल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल हाफ m1 हाफ इनिशियल काइनेटिक, ऐसे लिखो के आई प्लस यू आई माइनस के एफ प्लस यू एफ, ये होगा हमारा, है ना? ये होगा ना? अब इस सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स है? सिस्टम हमारा ये हो गया, तो एफ एक्सटर्नल हमारे पास क्या हो गया? एफ एक्सटर्नल क्या हो गया? जीरो। तो डब्ल्यू एक्सटर्नल क्या हमारे पास? जीरो हुआ। वर्क डन एक्सटर्नल जीरो हुआ, जीरो हुआ। तो क्या होगा? इनिशियल टोटल मैकेनिकल एनर्जी, इसका क्या होगा? फाइनल टोटल मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि इनिशियल क्या होगा? यानी कि के आई प्लस यू आई इज इक्वल टू के एफ प्लस यू एफ, यही होगा ना? इसको बोलते हैं कंजर्वेशन टोटल मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि इस इंस्टेंट पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी सिस्टम का क्या रहेगा? हमारा कंजर्व रहेगा, है ना? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? नाउ अब इसको करने के लिए यहाँ पे एक चीज थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। एक चीज क्या पढ़ना पड़ेगा? सो दो, ये जो हमारा स्प्रिंग है ना, हमने आपको पिछले क्लास में बताया था, चर्चा किया था कि जो मटेरियल होता है वो तीन तरह का होता है। एक होता है परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल का, जैसे विराज था, विराज का नाक हमने इसे चिपका करके छोड़ा था, तो शेप कंप्लीटली रिगेन कर लिया था ना, किया था ना? तो जो हमने इसको चिपकाया था यहाँ पे, पिचका था उसका नाक, है ना? तो जो हमने वर्क किया वो कहाँ गया? जो हमने वर्क किया वो गया कहाँ? उसको डिफॉर्म करने में चला गया, है ना? क्या गया? उसको डिफॉर्म करने में चला गया, तो उसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया। अगर ये स्प्रिंग परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल का बना हुआ है, अगर अगर ये परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल का बना हुआ है, तो क्या होगा? आफ्टर रिमूविंग द एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा? ये अपना शेप कंप्लीटली रीगेन कर लेगा, यानी कि इसके अंदर जितना भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ था वो सारा पार्टिकल को दे देगा, वो सारा कन्वर्ट हो जाएगा कहाँ में? पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी में। स्प्रिंग अपने अंदर काइनेटिक एनर्जी स्टोर नहीं करता, क्यों? क्योंकि हम आइडियल स्प्रिंग की बात कर रहे हैं। आइडियल स्प्रिंग का मतलब क्या होता है? मासलेस। जब मास ही नहीं है, हाफ एम बी स्क्वायर, काइनेटिक क्या होता है? हाफ एम बी स्क्वायर। मास ही नहीं है तो काइनेटिक क्या हो गया? जीरो। तो स्प्रिंग अपने अंदर कौन सा एनर्जी स्टोर करेगा? हमेशा अगर डिफॉर्म्ड है तो हाफ के एक्स स्क्वायर एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग, क्या होता है? हाफ के एक्स स्क्वायर, वेयर एक्स इज द डिफॉर्मेशन इन द स्प्रिंग, यही होता है ना? है ना? क्लियर है? क्लियर बच्चा? तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे, ये समझ में आ गया? अब देखो, तो हम क्या करेंगे? अभी स्प्रिंग क्या है? स्प्रिंग अभी नेचुरल पे है, तो एनर्जी, इनिशियल एनर्जी क्या होगा? हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, तो इनिशियल टोटल मैकेनिकल एनर्जी। अब क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे होगा हाफ m1 u1 एज ए फंक्शन ऑफ टाइम का होल स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 एज ए फंक्शन ऑफ का टाइम का होल स्क्वायर होगा, प्लस प्लस क्या होगा? हाफ k टाइम्स डेल्टा एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम का होल स्क्वायर होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। डेल्टा एक्स है डिफॉर्मेशन द स्प्रिंग, हाफ के एक्स स्क्वायर होगा, है ना? अब देखो, काइनेटिक एनर्जी क्या हमारा कंजर्व रहा? नहीं रहा। कहाँ चला गया? कुछ स्प्रिंग को डिफॉर्म करने में चला गया, स्प्रिंग के पास इतना एनर्जी आ गया, है ना? अगर स्प्रिंग परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल का बना हुआ है तो अपने अंदर ये इलास्टिक एनर्जी के फॉर्म में रहेगा। अगर परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल का बना हुआ नहीं होगा तो इतना एनर्जी चला जाएगी। जैसे दो गाड़ी टकराती है, गाड़ी टूटती है ना, तो जो एनर्जी का लॉस होता है वही इसी एनर्जी का लॉस होगा, कहाँ चला गया? वो गाड़ी को तोड़ने में चला गया, वहां परमानेंट डिफॉर्मेशन में चला जाएगा। स्प्रिंग परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं रखता, टेम्पररी डिफॉर्मेशन है, ये फिर से दे देगा, क्योंकि परफेक्टली लास्टिंग मटेरियल है, वो जितना रखोगे उसके अंदर फिर बाद में वो आपको लौटा देगा। ठीक है? यहां तक क्लियर है? नाउ सो दिस इज इक्वल टू सेम हाफ टोटल काइनेटिक एनर्जी, तो मास तो वेलोसिटी तो सेम ही है ना सबका,
तो टोटल काइनेटिक क्या होगा, हाफ टोटल एम कितना हो गया, टोटल एम m1 प्लस m2 इंटू क्या होगा यहाँ पे v स्क्वायर हो जाएगा, सीधे 200 काइनेटिक एनर्जी प्लस हाफ क्या होगा यहाँ पे गौर करो यहाँ पे प्लस क्या होगा, प्लस हाफ k टाइम्स डेल्टा x मैक्स मैक्सिमम डिफॉर्मेशन है ना का होल स्क्वायर होगा, है ना। यहाँ पे मैक्सिमम लॉस हुआ है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ, मैक्सिमम लॉस हुआ है, क्योंकि स्प्रिंग के अंदर मैक्सिमम एनर्जी स्टोर हुआ है ना। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो गया है, कहाँ चला गया, स्प्रिंग को डिफॉर्म करने में चला गया, है ना। अब से फिर क्या होगा, अब से काइनेटिक एनर्जी बढ़ना शुरू होगा, क्यों, क्योंकि डिफॉर्मेशन घट रहा है, डेल्टा एक्स क्या होगा, घट रहा है, स्प्रिंग अपना शेप रीगेन करना शुरू किया, स्प्रिंग अब उसको एनर्जी देना शुरू किया दोनों बॉडी को, भैया ले अपना अपना ले, मुझे नहीं चाहिए एनर्जी, है ना। तो कुछ अभी बचा हुआ स्प्रिंग के अंदर, सो दिस इज इक्वल टू सेम क्या होगा हमारे पास, हाफ m1 v1 एज ए फंक्शन ऑफ टाइम का होल स्क्वायर होगा प्लस हाफ m2 v2 एज ए फंक्शन ऑफ टाइम का होल स्क्वायर होगा, है ना, प्लस प्लस क्या होगा, हाफ हाफ कितना होगा बच्चा, k टाइम्स डेल्टा x डैश एज ए फंक्शन ऑफ टाइम का होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, होगा ना। सो नाउ दिस इज इक्वल टू फाइनली फिर से क्या होगा, स्प्रिंग तो अपना नेचुरल लेंथ को गेन कर लिया, है ना, नेचुरल गेन कर लिया, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, ये होगा ना, क्लियर यहां तक, एनी डाउट। सो अब स्प्रिंग के अंदर एनर्जी बचा हुआ नहीं बचा हुआ, क्लियर है, यहां तक क्लियर है। नाउ अब गौर से देखो, स्प्रिंग हमारा तीन तरह का होगा, अगर मान लो स्प्रिंग हमारा परफेक्टली इनएलास्टिक मटेरियल बना हुआ है, पर इलास्टिसिटी समझते हो, लिखो इलास्टिसिटी, एक डेफिनेशन पहले लिखो, डेफिनेशन लिखो इलास्टिसिटी का, लिखो इलास्टिसिटी, लिखा, it is the property of a matter, it is the property of a material, it is the property of a material, लिखा, it is the property of a material by virtue of which it has tendency to regain its shape, by virtue of which it has tendency to regain its shape, its original shape, है ना, लिखा, regain its original shape, आयुष कुमार, रुको, आयुष कुमार ज्वाइन किए हो, तो तुम निकला मत करो, अब फोन करके आया करो क्लास में, तो पता है ना कि क्लास में कुछ डिस्टर्बिंग एलिमेंट घुस जाता है, और कोई बच्चा गलती से निकल गया, उसको एंट्री में दिक्कत हो रहा है, तो यू हैव टू कॉल मी फर्स्ट, मेरा मोबाइल नंबर है ना सबके पास, ग्रुप में मेरा मोबाइल नंबर है ना, लिख लो 9810062561, सबके पास है, तो पहले फोन करोगे तो कि हाँ भाई सचमुच तुम ही हो तभी एंट्री दूंगा, नहीं इतना ही दूंगा, क्योंकि तुम्हारे नाम से कोई और ही बच्चा घुसने की कोशिश करता है, ठीक है बच्चा, मिस्टर आयुष कुमार, हाँ चलो, तो सुनो ना, लिखा, इलास्टिसिटी क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल by virtue of which it has tendency to regain its original shape after removing the external deforming force, after removing the external deforming force, क्लियर है, लिख लिया, tendency to regain its original shape, लिखा, regain original shape after removing the external deforming force, लिखा, after removing the external deforming force, जैसे जैसे इधर, जैसे दिखाता हूं, अपना है टॉपर,
क्या नाम है? हैं? ये है अरिहंत पब्लिकेशन का मालिक, ठीक है। अब इसका देखो बॉडी का, इसका देखो कान है, इस कान पे हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, डिफॉर्म हो गया, डिफॉर्म हो गया, छोड़ देखो तो शेप रिगेन कर लिया, या शेप रिगेन। इसका मतलब है इसका जो कान है ना परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल बना हुआ है, हम एक्सटर्नली फोर्स लगा रहे थे, कान डिफॉर्म हो गया, हो गया। अब छोड़ दिए तो देखो उस कान शेप अपना रिगेन कर लिया। इसका मतलब है दिस मटेरियल इज परफेक्ट, मेड अप ऑफ परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल। अगर परफेक्टली इलास्टिक होता तो अब देखो नाक देखो चिपका दो, चिपका क्या, नाक चिपका रे, अब देखो छोड़ दिए, देखो छोड़ दिए तो क्या हुआ, ये फिर से अपना शेप रिगेन कर लिया। इसका मतलब ये नाक भी इसका परफेक्टली मटेरियल का बना हुआ है। अगर परफेक्टली मटेरियल का नहीं बना होता तो आइदर कंप्लीटली डिफॉर्म रह जाता, ऐसे ही चिपक रह जाता, जैसे नेपाली का चिपका होता है ना, होता है ना चिपका, देखते हो ना। और अगर छोड़ दोगे तो शेप रिगेन नहीं करेगा, तो वैसा हो जाता, भगवान इसको बना देते नेपाली, और भी नहीं तो चाइनीज बन जाता ये बेचारा, ठीक है। क्लियर है, ये बात समझ में आई, आ गई? तो इतनी सी बात है। कुछ मटेरियल होता है जो कि परफेक्टली इनलास्टिक मटेरियल बना होता है, ठीक है। उसको अगर तो आप उसको अगर तोड़ दोगे, अगर डिफॉर्म करोगे तो जहां पे डिफॉर्मेशन हुआ तो वहीं पे रुक जाएगा। थोड़ी सी इधर तक मारेंगे 2 थप्पड़ बस, गप्पे लड़ा रही है? सरी कहाँ गया मेरा, अभी पीटेंगे तुमको हम। पिछले क्लास में पिटाई है ना, पिछले क्लास में पिटाई है ना अभी, तुम नहीं, 12 वाला पिटा है ना सब, सबके हाथ में दाग है छड़ी का जो पीटे। चल सुन, तो अगर परफेक्टली इनलास्टिक का बना होता है, इसका मतलब होता है उसके अंदर थोड़ी भी टेंडेंसी नहीं है शेप रीगेन करने का, तो जहां पिचका के छोड़ दो वहीं पे पिचक कर रह गया, ओके, उसी शेप में रह जाएगा, ओके। कुछ होता है बीच का, ना कंप्लीटली परफेक्टली इनलास्टिक ना ही परफेक्टली इलास्टिक, बीच का, तो थोड़ा बहुत शेप रीगेन करेगा, ठीक है। क्लियर है? जैसे यहां देखो, अगर ये स्प्रिंग अगर परफेक्टली इनलास्टिक मटेरियल बना होता, ये जो इसके डिफॉर्मेशन में इतना ये क्या है, ये डिफॉर्मेशन एनर्जी है, जिसको हम कह रहे हैं अगर इलास्टिक का है तो उसके अंदर इलास्टिक एनर्जी के अंदर स्टोर हो गया। अगर परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल का नहीं बना होता, परफेक्टली इनलास्टिक मटेरियल बना होता तो क्या होता है, इतना एनर्जी लूज कर जाता, क्या होता है, इतना एनर्जी लूज कर जाता, कहां जाता, स्प्रिंग को यही डिफॉर्म करने में चला गया, है ना। स्प्रिंग थोड़ा सा भी अपना शेप रीगेन नहीं करता, इसी शेप में रह जाता, पिच का हुआ छोटा, कहता ना 6 इंच छोटा कर देगा ज्यादा बदमाशी करेगा तो यहाँ पे दबा के छोटा किया गया स्प्रिंग को, ठीक है। जैसे कल्लू मामा नहीं देता, अपना भेजता है गुरुगा को, रे जाओ उसका घर खाली कर कब्जा करो, और नहीं मानेगा तो 6 इंच छोटा कर देना, है ना। तू हो गया 6 इंच छोटा करना अलग बात हो गया, लेकिन यहाँ पे पिचका करके 6 इंच छोटा कर देना, ठीक है, फिर उसको छोड़ो शेप रिगेन करेगा। बट अगर ये परफेक्टली इनलास्टिक बना होता तो क्या होता, इस पास इतना ही एनर्जी बचता, एनर्जी कहाँ चला गया, उसको परमानेंटली डिफॉर्म में, अरे ब्रिज बदमाशी करेगा, कमी ना कहेगा, बम फोड़े हुए धर के, है ना। तो परमानेंटली क्या होगा, ये शेप डिफॉर्म शेप में रह जाएगा, इतना एनर्जी लॉस हो जाएगा, बोलेंगे हम इतना मैकेनिकल एनर्जी का क्या हो गया, लॉस हो गया, कहाँ चला गया, बॉडी को परमानेंटली डिफॉर्म करने में चला गया। जैसे मान लो ये हड्डी है ना, अब इसे कोई मार दिया, जोर से मार दिया, हड्डी कंप्लीटली डिसलोकेट हो गया, परमानेंट डिसलोकेशन हो गया ना, है ना। तो जो चोट दिया था, जो वर्क किया इस पे, जो इसको एनर्जी मिला, कहाँ चला गया, इसको डिफॉर्म करने में चला गया, है ना। कांच पे मार दो एक हथौड़ा, कांच कंप्लीटली टूट जाएगा, है ना, डिफॉर्म हो जाएगा, चकनाचूर हो जाता है, कहाँ गया एनर्जी, जो वर्क किया उसको कंप्लीटली डिफॉर्म करने में चला गया, ठीक है। क्लियर है? अगर मान लो नहीं पार्शियल इलास्टिक बना होता, है ना, ठीक है, बीज का होता तो थोड़ा सा शेप रीगेन करता, थोड़ा काइनेटिक एनर्जी लौटा के देता, है ना, तो इसके अंदर थोड़ा सा एनर्जी चला गया और डिफॉर्मेशन में चला गया, है ना। अगर परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल बना हुआ है तो फिर से शेप कंप्लीटली रिगेन कर लेगा। अगर यहाँ पे इसका जो लेंथ था, मान लो 20 सेंटीमीटर लेंथ था स्प्रिंग का, तो यहाँ पे स्प्रिंग लेंथ फिर से 20 सेंटीमीटर ही होगा, है ना। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल का बना हुआ ये स्प्रिंग है, ठीक है। अपने अंदर थोड़ा भी एनर्जी नहीं रखा, डिफॉर्मेशन एनर्जी क्या होगा, 0 हो गया इसके अंदर। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? तो अगर ऐसे केस में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगा, होगा ना। ऐसे केस में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगा, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। यानी कि
अगर परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल का बॉडी बना हुआ है और कोलिजन हो रहा आपस में, कोलाइड ही कर रहा है ना, अगर कोलिजन हो रहा आपस में, तो जस्ट बिफोर कोलिजन एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन हम काइनेटिक एनर्जी क्या करेंगे, बराबर करेंगे, करेंगे ना बराबर, है ना। मोमेंटम तो हमारा हमेशा बराबर होगा, मोमेंटम हमारा हमेशा बराबर होगा, मोमेंटम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इंटरनल एनर्जी से, बॉडी चाहे डिफॉर्म हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मोमेंटम विल रिमेन कांस्टेंट ऑलवेज, लेकिन काइनेटिक एनर्जी हमेशा कांस्टेंट नहीं रहेगा। क्लियर है यहाँ तक, काइनेटिक एनर्जी हमेशा कांस्टेंट नहीं रहेगा, है ना, वो डिपेंड करेगा कि किस तरह का हमारा कोलिजन है, जो पार्टिकल है, जो कोलाइडिंग पार्टिकल है किस तरह का मटेरियल का बना हुआ है, क्या ये परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल का बना हुआ है ना, और किसी का भी बना हुआ तब भी काइनेटिक एनर्जी हमेशा कंजर्व नहीं होगा, अगर परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल का भी बना हुआ तब भी काइनेटिक एनर्जी हमारा कंजर्व नहीं होगा, तो उस केस में क्या होगा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगा उस केस में, है ना, उस केस में क्या होगा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगा, उसमें काइनेटिक प्लस पोटेंशियल कंजर्व होगा, क्योंकि अगर परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल बना हुआ है तो अपने अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करेगा, अगर परफेक्टली इलास्टिक का नहीं बना हुआ है तो अपने अंदर नहीं स्टोर करेगा, अगर परफेक्टली इनइलास्टिक का तो स्टोर नहीं करता, बोलता नहीं स्टोर नहीं करूंगा, टूट जाऊंगा, कट जाऊंगा राजपूताना राइफल की तरह, सर ना झुकाऊंगा, झुकूंगा नहीं, है ना, बोलता है ना एक डायलॉग, साला पुष्पा झुकेगा नहीं, है ऐसे करता है ना, साला पुष्पा झुकेगा नहीं, तो ये पुष्पा झुकेगा नहीं अगर क्या है परफेक्ट बना होता तो, ठीक है, इतनी सी बात है इसमें, यहां तक समझ में आया, क्या क्या समझ में आया कि मोमेंटम हमारा बेसिक चीज है, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो क्या होगा, उसका मोमेंटम कंजर्व रहेगा, बट काइनेटिक एनर्जी हमेशा कंजर्व नहीं रहेगा, अगर परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल बना हुआ है तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगा, कब, इनिशियल और फाइनल, बीच में नहीं, बीच में नहीं, ठीक है, क्लियर है, बीच में कहा जाएगा, उसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, क्लियर है, और सोचने का तरीका क्या है, बस यही दो लाइन, बस यही दो लाइन सोचने का, यही तो है, इतना तो है, और एक दूसरा ये है कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो मोमेंटम क्या रहेगा, क्या रहेगा, डेल्टा पी क्या होगा, डेल्टा पी सिस्टम का क्या होगा, जीरो, मोमेंटम क्या रहेगा हमारा, कंजर्व रहेगा, डेल्टा मतलब चेंज इन मोमेंटम, क्या होगा, जीरो, चेंज जीरो, चूंकि इनिशियल मोमेंटम जो फाइनल मोमेंटम हमेशा, क्लियर है, कोई डाउट किसी बच्चे को, थोड़ा भी डाउट है तो बोलो ना, कितना मिनट टाइम दूं जो उतारने के लिए, इसको नोट करने के लिए कितना मिनट टाइम दूं, 2 मिनट नोट कर पाओगे, हैं, 4 मिनट, अच्छा 4 मिनट दिया, चल 5 मिनट अच्छे से नोट्स बनाओ इसका, अच्छा इसका वीडियो हमने भेज दिया था, जो वीडियो बच्चा होशियार बच्चा वो देख लिया होगा, और जो होशियार नहीं गधा है वो नहीं देखा होगा, तो मत देखो, चलो जल्दी नोट करो अच्छे से, क्लियर है, किसी को डाउट है यहाँ तक।